जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, करंट जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जैसे ठंड के हवाले से बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं डिफरेंट किस्म के पेन्स और एक्स को लेकर, और फिर उसके बाद उनको ये समझ में नहीं आता कि उसको किस तरह से ट्रीट करना है। क्या मेडिकेशन ही इसका खाली हल है? कौन से डॉक्टर को आपको रुजू करना चाहिए? किस तरह से आपने जो है अपने आप को लेकर चलना है? इस पर आज हम थोड़ी सी चिट-चाट करेंगे, कुछ चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस हो सके कि अगर घर में कभी इस तरह की कोई चीज़ किसी बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को अगर शिकायत होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर दावत दी है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को। पहले भी हमारे यहाँ शो में आ चुके हैं, बहुत अच्छी और बड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव बातें उन्होंने बताई थी जो हमारे काम ही आ सकती हैं अगर उन पर हम इम्प्लीमेंट करें। तो आज भी हमारी पूरी कोशिश है उनसे काफ़ी कुछ जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है आमिर नबी नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर आप तशरीफ़ लेकर आए। और आज भी मेरे पास पलंदा है बहुत सारे सवालों का, जो कोशिश करूंगी कि इतने से टाइम के अंदर जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें मैं कंप्लीट कर सकूं। सबसे पहले तो जो अभी मैं बात कह रही थी कि सर्दियों के अक्सर दिनों में हमें 100 डिफरेंट किस्म की पेन्स की शिकायत रहती हैं, चाहे वो बच्चा करता है, बड़ा करता है, एनीबडी, सबको इस तरह की चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा इसको मुझे बताइएगा कि ये एक्स एंड पेन्स होते क्यों हैं। ओके, जो किसी भी डॉक्टर के पास बात वैसी हो जाएगी कि रिपीट करने वाली बात बन जाएगी। हम कभी भी किसी डॉक्टर को या किसी से इलाज करवाने के लिए जो आते हैं अक्सर हमारी क्लिनिक में, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में, कि वो तकलीफ या दर्द लेके आता है मरीज़ हमारे पास। ठीक है कि डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं फ्रेश नहीं महसूस करता। या ख़वातीन आती हैं, इवन यंग मदर्स, और ख़वातीन जो घरों को संभाल रही हैं, या वो वाली ख़वातीन भी जो कि जॉब भी करती हैं, फिर घरों को भी संभालती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। डॉक्टर साहब हमारे जिस्म के अंदर दर्दें रहती हैं, हमारा जिस्म टूटता है। ये बहुत आम चीज़ हो गई है। आम चीज़ है। पहले एक ज़माने में इसको हम फाइब्रोमाइल्जिया एक टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वो किया करते हैं। और ये ब्रॉड टर्म इस लिहाज से बन जाती है कि इसमें इतना अरसा जो हो गया ऑर्थोपेडिक्स में काम करते हुए जो मैंने देखा है कि सिर्फ ये नहीं होता कि जी किसी को चोट लग गई तो दर्द बन गई, या किसी को कहीं पे किसी जिस्म के हिस्से में टेढ़ापन आ गया, या उसके पैदाइशी तौर पे कोई टेढ़ापन सिर्फ आ गया जिस वजह से दर्द बन गई। इवन यंग पीपल, यू नो, पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, आजकल जो कंप्यूटर से बैठे हुए होते हैं, सारा कुछ होता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नुमायां उनके अंदर बहुत कॉमन है, बिल्कुल जैसे आपने कहा। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं आजकल के, जो हमारा ज़माना जिस तरह से चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, स्ट्रेसेस होते हैं, जॉब स्ट्रेस होता है, अपनी फैमिली के स्ट्रेसेस वाली बातें आ जाती हैं। सो स्ट्रेस इज़ अ बिग रोल टू प्ले, ये जो एक्स एंड पेन्स हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इस चीज़ के भी मुझे बताइएगा कि डू यू एग्री विद दैट कि ये जो स्ट्रेस अभी बात कर रहे हैं, फिर इसके साथ आपका एंजाइटी और डिप्रेशन, ये चीज़ें आ जाती हैं, ये भी आपके इस पेन को इंक्रीज करती हैं और ये वजह बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं। बात ये बनता है जी कि अगर किसी के अंदर स्ट्रेस है तो वो फिर स्ट्रेस को एक नेक्स्ट लेवल पे बात, फिर वो एंजाइटी वाली बात बन जाती है कि चलो स्ट्रेस एक किसी वजह से है, लेकिन उसी चीज़ को वो फिर अपनी घबराहट की तरफ बात को ले चलते हैं। फिर डिप्रेशन की बात आ जाती है। फिर अगर किसी को ठीक है घुटने में तकलीफ है, फिर वो उस तकलीफ को अपने स्ट्रेस के साथ या अपनी एंजाइटी के साथ उसको फिर रिलेट करने की बात आ जाती है कि जी हाँ, वो फिर अपने घुटने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, दर्द मेरी इसी वजह से है। और फिर जब हमारे पास आते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं, तो हम उनको एग्जामिन करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं। तो शुरू में सच्ची बात है, आप यू हैव टू रूल आउट कि कोई खुदा ना खास्ता वहाँ पे किसी किस्म की पैथोलॉजी जिसको हम कहते हैं, कोई ख़तरनाक बात ना हो रही किसी के घुटने में। आप सारी वो बातें सोच के फिर आप मरीज़ को फिर इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि भाई आप बताएं कि आपको कोई और मसले मसाइल तो नहीं है। अच्छा। सो अक्सर ऐसा ही होता है। फिर मरीज़ से आप थोड़ी देर के लिए अगर आप बात कर लें तो उनको टाइम दे के फिर वो बातें आ जाती हैं सामने, और अगर उनको उस तरफ रिलेट कर दो तो फिर हर डॉक्टर के पास हर चीज़ का हल तो नहीं हो सकता ना, कि आपको पता है कि आपकी दर्द की वजह ये नहीं है। हाँ। तो फिर वो उसको समझ जाते हैं, फिर अच्छे भी होना शुरू हो जाते हैं मरीज। सही। एंड ये मैंने देखी, ये बात थोड़ा सा उनसे बात करने की होती है, देर होती है, कुछ चीज़ों को वो सॉल्व कर लेते हैं। हैं इश्यूज आजकल, जैसे जॉब रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि जी ठीक है अपनी नौकरी छोड़ दो अगर तुम्हें बहुत स्ट्रेस है। exactly. ठीक है, अपने फैमिली में अगर आपको स्ट्रेस, फैमिली छोड़ के चले जाओ, ये बातें आप नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते। होते हैं किसी की ज़िंदगी में कोई गम की बात आ जाना, अपना स्पाउस का लॉस हो सकता है, कोई
नुकसान किसी को बिजनेस में हो सकता है, डिप्रेशन की बात हो सकती है, किसी के खुदा ना खास्ता अपना करीबी रिश्तेदार कोई हो, कोई फौतगी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये है क्योंकि हमारा एक पाकिस्तानियों का, हम मुसलमानों का एक हम इकट्ठा फैमिली का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो वो सारी चीज़ आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट करती है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता अच्छा है। ये तो एक चीज़ हो गई। कभी जैसे कोई बीमारी हो जाए या उसके कोई इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि अगर एक कैंसर की बीमारी ले ली जाए, उसके अंदर आपकी वो रेडिएशंस होती हैं, आपके बाकी की जो भी कीमो हो रही होती है, उसके बाद के भी साइड इफ़ेक्ट्स का ये रीज़न होता है कि जी आपकी बॉडी एक करना शुरू कर देती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जो हम कहते हैं ना कैंसर, अल्लाह ना करे किसी को कभी ऐसी कोई मोहलिक बीमारी हो, लेकिन कैंसर का इलाज बजाते खुद जो है वो भी एक तरह का, आप ये समझ लो कि किसी के इंसान को अगर आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं, उसको उन सेल्स को, कैंसर के सेल्स को, कैंसर को मारने के लिए आप उसके जिस्म में हर किस्म का जहर डाल रहे हैं। बिल्कुल। अपनी फैमिली में हमारे अगर वैसे बात मैं आपको करूं तो उनके काफ़ी देखा था, जो दवाइयां दी जाती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? जहरीले पौधों से निकाली जाती हैं, जहरी बातों को तरीके से बनाया जाता है। आपके जो पॉइजन्स जो होती हैं, वेनम्स जिसको हम कहते हैं, सांप का वेनम, बिच्छू का वेनम, इनको तरीके से मॉडिफाई करके ताकि उन पर्टिकुलर सेल्स को मारा जाए। अच्छा। लेकिन जाहिर बात है जो कैंसर के सेल्स तो मारे जाते हैं उसकी वजह से, लेकिन वो फिर बाकी जिस्म पे भी असर तो होता है। और वो असरात आपके नसों पे हो सकता है, आपके पट्ठों पे हो सकता है, आपके दिमाग के कुछ शरियानों पे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का है दारोमदार। रेडिएशन का अपना हड्डियों पे जो असर होता है, क्योंकि रेडिएशन जो है वो सेल्स को मारती है। मसलन अगर किसी को रेडिएशन दी जाए, वहाँ पे नीचे जो आपका टिश्यू है, अगर किसी को छाती का कैंसर है खुदा ना खास्ता, उनको जो रेडिएशन दी जाती है तो नीचे फेफड़े पे असर हो सकता है। अच्छा। अगर किसी की हड्डी के नज़दीक का कैंसर है, जिल्द के ऊपर कैंसर है जिसके लिए रेडिएशन दी जाए, तो जो कि उसकी नीचे की हड्डी है उसके ऊपर असर हो सकता है। तो ये असर कभी ख़त्म भी होगा या क्या इसका दारोमदार है? देखें, बात ये बनती है कि जी उसका रेडिएशन से नुकसान कितना हुआ। अच्छा, वो देखना जरूरी है। बिल्कुल। फिर आपने ये भी देखना होता है कि जी रेडिएशन तो देनी है क्योंकि आपने कैंसर को खत्म करना है। तो कितने अरसे तक रेडिएशन दी गई, कितनी मिकदार में रेडिएशन दी गई, या कितनी मिकदार में कोई दवाई दी गई, तो फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जो, आप ये कह लो कि जो कि नॉर्मल जो टिश्यू है उसके अंदर अपने आप को वापस रीजनरेट करने का, वापस बनाने की सलाहियत तो होती है। टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बेहतरी आ जाती है। सही। अच्छा, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट होता है लोगों का कि जी वो ये समझते हैं कि किसी भी दर्द का जो हल है, जो सोल्यूशन है, वो दवा है। अब अक्सर आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे जो कहते होंगे सिर्फ डॉक्टर साहब हमें दवा दे दें हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। वो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है। तो क्या वाकई दवाई या मेडिकेशन जो है इज़ द ओनली सोल्यूशन? नो। अच्छा, ठीक है, देखो, You're talking to a surgeon, ठीक है। हम सर्जन लोग जो होते हैं, हमारा काम ये कि ठीक है जी आपने किसी को देखा है, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। दैट्स द फर्स्ट बेसिक थिंग जो हमारा एक आइडियल होता है इस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दवाई हर चीज़ का हल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखें, हाँ, अब मेरे बहुत से कोलीग्स हैं, वो ये कहेंगे मैंने बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट दे दी इस बारे में, आई शुडंट से दैट, बट यस, देखो दवाई का जो रोल आ जाता है, आपने दवाई किसी को दी है किसी मखसूस वजह के लिए। मखसूस वजह जो सबसे कॉमन किसी को है, अगर किसी को इन्फेक्शन होती है उसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक जरासीम को मारेगी, आपके जिस्म को मदद मिलेगी अपने आप को अच्छा करने की। उधर दवाई का रोल 100% है। सही। किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर है, आपने दवाई दी, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, ठीक है, उसका रोल है। किसी के जिस्म में कहीं दर्द है, तो हमारे पास दर्द के साथ क्योंकि मरीज आते हैं, आपने उनको दर्द की दवाई दी, दर्द थम जाएगा, हाँ, कुछ देर के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस दर्द की वजह आप नहीं खत्म करते, दर्द वो की, फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं, अगर आप दर्द की वजह नहीं खत्म करते तो वो दर्द खत्म नहीं होगा, थम जाएगा, दवाई से वापस आ जाएगा। इधर फिर बात आ जाती है कि अगर दवाई के अलावा आप क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी भी दर्द के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सही है। यानी कि मुख्तलिफ अंदाज से किसी तकलीफ को या दर्द को दूर करने के तरीके। ठीक है। एक सिंपल सी मिसाल मैं दे देता हूँ घुटने के दर्द की। घुटने की दर्द के साथ हमारे पास हर एज ग्रुप से लोग आते हैं, ठीक है। यंगर जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनसे लेके उनकी वालदें,
उनके वालिद, उनके नाना नानी दादा हर एज ग्रुप से आते हैं। यंग पीपल जो कि एथलीट्स होते हैं उनके अंदर भी एक्स एंड पेन्स की बात बनती है। एंड तो उसके अंदर आप हर किसी को ये नहीं कहते कि ठीक है तुम ये 2 गोलियां खाओ 4 दिन बाद तुम ठीक हो जाओगे, ये नामुमकिन है। और ये हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी देर में ठीक हो जाएंगे। मैं कहता देखो इट्स नॉट अ पॉइंट कि आप कितनी देर में ठीक हो जाएंगे, आपने अपने लिए क्या कुछ किया कि अपने आप को बेहतर क्योंकि वो दिमाग में बिठा के आए हुए थे कि अब ये मैजिक होने वाला है, दवा खाएंगे वो एकदम से मैजिक हो जाएगा। जो आजकल लेटेस्ट बहुत सी जो चीजें क्लिनिक में आती है, एनेक्डोटल बातें अगर मैं कर देता हूँ आपके साथ, बहुत एक सिंपल सी मिसाल। 1-2 दिन पहले दिस यंग लेडी लिटिल बिट ऑन द हैवी साइड कि डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द हो गई है। मैं कहा क्या हुआ? मैं जी जिम गई। मैं कहा आप जिम अक्सर जाती हैं? नहीं जी बस 4 दिन हुए शुरू किया है। तो मैंने कहा आपने क्या किया था जिम में? और ट्रेनर था, उससे मेरे से सिटअप्स भी करवाए, मेरे से लंजेस करवाए। मैंने कहा जी आपने जिंदगी में लास्ट टाइम ऐसा कब किया था? तो वो मेरी चुप आगे से। तो मैंने कहा देखो अगर आप वो चीज़ करेंगी जिनकी आपको आदत नहीं है तो जाहिर बात है तकलीफ बढ़ेगी। दिस इज नेचुरल कि अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी खुलती है, थोड़ा सा पेन तो होगा। सो थोड़ा सा उनको फिर काउंसलिंग की जो बात ही बन जाती है, कुछ देर के लिए रुक जाएं, थोड़ा आराम कर लें, तरीके से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता से अपनी वो चीज़ को बढ़ाएं। हाँ, फिर अक्सर हमारे लोगों में ये होता है डॉक्टर साहब मालिश करने से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? यस, मसाज इटसेल्फ हैज़ अ वेरी बिग रोल टू प्ले आपकी जो हमारी बॉडी की एक्स एंड पेन्स जो बनते हैं। इसका पूरा का पूरा एक सेट है ट्रीटमेंट में। मेरे कुछ कलीग्स हैं जो ग्रेजुएटेड फ्रॉम रशिया, तो उनका बाकायदा 6 मंथ्स का मैनिपुलेशंस का और इसका एक मॉड्यूल है उनकी टीचिंग क्लासेस के अंदर। एंड जो कायरोप्रैक्टर्स होते हैं, कायरोप्रैक्टर्स मुराद ये जो कि आपके मैनिपुलेशंस करते हैं, चीज़ें करते हैं, दिस ऑल्सो वर्क्स। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ जाती है। इसको हमारे टर्मिनोलॉजी में मेडिकल टर्म से आप फिजियोथेरेपी कह देते हैं। अब फिजियोथेरेपी का भी यही मतलब नहीं कि जी आपने तरीके से करना है, वो भी आपको मखसूस वर्जिशें सिखाते हैं, मखसूस तरीका सिखाते हैं आपने अपने जिस्म को किस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपको नुकसान ना पहुंचे। अक्सर ये बात आ जाती है कि जी नीचे बैठना छोड़ दें, सीढ़ियाँ चढ़ना छोड़ दें। सो इस तरह का मशवरा किसी को देना एक जिसे कहते हैं ना एक हतमंद तरीके से, ये भी गलत है मेरे ख्याल में। कि जो मैं मशवरा दिया करता हूँ कि जी आप अपने तौर के ऊपर तकलीफ़ के दायरे में जो कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें। बट असल चीज़ ये है कि कभी कभी कुछ को हमें देने पड़ जाते हैं स्प्लिंट पहनने के लिए घुटने के ऊपर, जूतों को तरीके से मॉडिफाई करना कि आपकी एड़ी कैसी होनी चाहिए, सोल किस किस्म का होना चाहिए। ये चीज़ें मदद करती हैं जोड़ों के लिए, दर्दों के लिए। जिसको हम कहते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन या मरहम लगाने की जो बात होती है, ये भी दवाइयाँ हैं इस किस्म की जो कि जिल्द में से जज्ब हो जाती। खाने की बात ना बने किसी को, हल्के तरीके से जोड़ पे लगाई जाए तो बेहतरी हो जाती है उससे। किसी भी इलाके की, चाहे हाथ का दर्द हो, अंगूठे की दर्द हो, कलाई की दर्द हो, कोहनी की दर्द हो, कंधे की दर्द, बहुत से तरीके हैं जो कि आपको इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। मोटापा भी जो है वो एक वजह बनता है आपके इन सारे पेन्स की? बिल्कुल। आप एक चीज़ आप देख लो कि अगर आप किसी से कहो कि तुम ये भार उठा के चलना शुरू कर दो, थोड़ी देर के बाद आप कहो कि मेरे पास ये क्या मुसीबत मेरे हाथ में आ गई है, आप नीचे रखेंगे तो आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये भी किसी को ये कह देना जी अपना वजन कम करें, कह देना बहुत आसान है। वजन कम करना जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, दुनिया के बहुत से मुश्किल तरीन कामों में से एक काम। सीरियसली वजन कम करना आसान काम नहीं है। बढ़ाना आसान है, कम करना आसान नहीं है। तो अब किसी को एकदम से ये नहीं कह सकते जब तुम वजन कम करो, क्योंकि वजन कम करने के लिए ना सिर्फ आपको खाने पीने पे अपना परहेज की बात बनती है, लेकिन आपको फिजिकली भी अपने एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो फिर somebody who comes to me with knee pain, डॉक्टर साहब हाउ कैन आई वॉक, मैं चलूंगा कैसे? मेरे तो आपने मुझे कहा मैं वजन कम करूं, साथ ये भी कहा कि वर्जिश भी करो। तो वर्जिश से मुराद ये होती है कि जी आपने अपने जिस्म का, जिसको हम कहते हैं BMR, के अपने जिस्म का हरकत को आपने बढ़ाना है। अगर वो जिम जाने का शौक़ रखते हैं तो थोड़े वज़न के साथ, वेट्स के साथ काम कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है खुराक पे अपने कंट्रोल होता है। ट्रेडमिल के बजाय, वैसे करने के बजाय, अगर उनको इस बात का एक्सेस है कि जी वो इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर ज़ोर नहीं बनता, घुटनों के ऊपर आपके जो मसल्स हैं हमारे, उनकी जान बनती है। अगर हमारे जो मसल्स हैं, जो पट्ठे हैं, उनके जोड़ के इर्द गिर्द के जो पट्ठे हैं उनके अंदर जान बने तो जोड़ के ऊपर सीधा जोर नहीं पड़ता। जब जोर नहीं पड़ता आपके जोड़ के ऊपर तो तकलीफ का जो आपकी कैफियत है वो भी कम हो जाती है। तो ये बहुत सारी तरीक़ेकार हैं इन चीज़ों के। अच्छा, कुछ जो तरीक़ेकार हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की कुछ ट्रीटमेंट्स भी आती हैं, बिल्कुल, उनके बारे में भी ज़रा बताएं। ठीक है जी, हमने बात शुरू की थी जी डॉक्टर साहब कोई गोली दे दें खाने के लिए। ठीक है, गोलियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, लेकिन
अगर ज़ाहिरी बात है मुआयना किया जाए, देखा जाए किसी को जी तकलीफ़ है, वो अपने लाइफस्टाइल को उस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते। सपोज़ किसी ने खड़े होकर देर तक काम करना है, जैसे हम बेचारे सर्जन्स होते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं काम करने के लिए। कोई फैक्ट्री वर्कर है जिसने खड़े होकर असेंबली लाइन पर काम करना है, उनको फिर हम और तरीके से तजवीज़ दे सकते हैं कि जी आपको टीका लगाया जा सकता है। ठीक है। जो इंजेक्शंस होते हैं घुटने के लिए या और किसी जोड़ के लिए, किसी इलाके के लिए, उनके जिस्म के लिए, हाथों के लिए, कलाई के लिए, जो हमारे जो पट्टे होते हैं, नाड़ें होती हैं, उनके अंदर सोजिश बन जाए, उसके लिए स्टीरॉयड का भी टीका होता है। तरीके से लगाया जाए, साफ तरीके से लगाया जाए, समझ के लगाया जाए तो उनको उसका आफाका यकीनन है। अच्छा, ठीक है। अब अक्सर लोग मेरे से आके पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें टीके से डर लगता है, पर उनको फिर यही मेरी बात होती है कि जी देखें हमने कोशिश की, आपने वाकई में अगर जो कहा गया था आपने मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, वो चीज़ें की, अगर उनसे आपको अपनी दिल की खातिर खा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो नेक्स्ट स्टेप फिर ये चीज़ आ जाती है। तो उसमें फिर इंटरवेंशन की बात आ जाती है। तो टीका लगाते हैं, टीके में स्टीरॉयड्स हैं, आजकल पीआरपी भी हम करते हैं। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहलाता है। वो हमारी जिस्म से खून के कुछ खलिए होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि प्लेटलेट्स के बारे में हमें सारे पाकिस्तान को पता है इस लफ्ज़ के बारे में, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे जिस्म में इनका आफाका जो होता है ख़ुद से सोजिश कम करने के इनके अंदर मादा होता है, और थोड़ा सा जहाँ पे कोई टिश्यू आप कह लो या जो जिस्म का कुछ हिस्सा अगर खुरदरा हो जाए या वहाँ पे किसी किस्म का नुकसान पहुँच रहा हो, उसको बेहतरी की तरफ ले आते हैं। अच्छा। अगर प्लेटलेट्स की बात नहीं, तो बने बनाए जिसको हम कहते हैं हाइलगन के टीके ये होते हैं, ये चीज़ें लुब्रिकेंट्स होते हैं किस्म के जोड़ों के लिए, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर इवेंचुअली बिल आखिर जाके फिर स्टेम सेल के ऊपर बहुत बात आ जाती है। अच्छा। स्टेम सेल इस पर रिसर्च भी हो रही चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का जैसे मैंने जिक्र किया आपसे, प्लेटलेट्स का होना, स्टेम सेल का होना, ये चीज़ें ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेस कह लो, इनके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा। एंड क्योंकि ये एडवांसेस होती हैं इनके अंदर। ठीक ठीक ठीक। बिल आखिर जाके फिर सर्जन अगर हम हैं तो फिर हम बात करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जरी के अंदर जोड़ तब्दील करने की बात बिलाखिर आ जाती है, लेकिन उससे पहले भी तरीके हैं कि जी आप थोड़ा सा आप जोड़ के अंदर अगर हम दूरबीन डाल के सफाई कर दें, वो कुछ हिस्से जो कि ज़्यादा खुरदरे हैं उनको तरीके से साफ़ कर दिया, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। कैमरे के ज़रिए, जिसको हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लेज़र सर्जरी। लेज़र नहीं होता, उसको कैमरे से सर्जरी की बात की जाती है। पेंसिल की तरह से पतला सा कैमरा और औजार होते हैं, उससे अब कम से कम इंसान के जोड़ को सफाई कर लेते हैं। सही है। मतलब इन दी एंड आपका ये कहने का मतलब है कि ये जो सर्जरी है ये बिल्कुल एक लास्ट स्टेज होती है। लास्ट स्टेज है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, अक्सर सुनने में ये आता है कि चाहे कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, एकदम से ठंडे से गर्म में जाए, गर्म से ठंडे में आए, जो ये जो चेंज आता है एनवायरनमेंट का, इससे भी जिस्म में बड़ा दर्द में बैठ जाता है। ओके। तो ये क्या चीज़ है? ऑलराइट, ये भी एक तरह का आप ये कह लो कि एक परसेप्शन है, या इंसान का अपना एक वो आप कह लो कि आप ठंडा गर्म हो गए जी, आप एकदम गर्म जो कमरे से ठंडे कमरे में आप चले गए। हाँ। तो जो अच्छा, एक अगर मैं सिंपल मिसाल आपकी इसकी दूं कि अगर आपने कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि नहीं जी अगर प्लेट गर्म हो उसके ऊपर पानी ना लगे नहीं तो ये क्रैक कर जाएगी। हाँ। ठीक है, सडन टेम्परेचर चेंज जब आया तो अगर हमारा जिस्म गर्म है, आपके मसल्स जो के हैं वो गर्म हैं, टांगें गर्म है, कमर क्योंकि आप गर्माइश में थे या ठंडक नहीं थी, आप एकदम से ठंडे पानी में चले जाएं, एकदम से ठंडी हवा में चले जाएं, तो फिर उस हीट को अंदर जिस्म में रखने के लिए हमारे जिस्म के जो पट्टे होते हैं सिकुड़ते हैं। अच्छा। ये जो हमारे ठिठुरने का जो एक वो अमल है वो यही है कि आपकी अपना जो जिस्म है वो हीट को बना रहा होता है। ठीक है, अगर आप एकदम से ठंड में चले जाएंगे तो आपके जो पट्टे जो कि उस वक्त वहाँ पे खून की जो शरियानें हैं वो बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं और खून आपका जिल्द के नीचे की तरफ आया हुआ है, वो एकदम से रुकने की तरफ जाएगा। अच्छा। और रुकने के लिए जब आपकी शरियानें सिकुड़ती हैं, आपके पट्टे सिकुड़ते हैं, खून की रवानी को बाहर जाके रोकने के लिए, तो कैफियत होती है एकदम में अकड़ाव में चला गया। वो अकड़ाव जिस इलाके में अगर थोड़ा सा आर्थराइटिस है, किसी कमर में थोड़ा सा जोड़ की खराबी है, थोड़ी सी अगर घुटने में कोई खुद है, तो फिर आपके इर्द गिर्द के जो पट्टे होते हैं उनमें वो सिकुड़नेपन का जो असर होता है ज़रा ज़्यादा देर तक रहता है। तो फिर आपको दर्दों की बात बन जाती है। ओके।
तो खैर ये सारी चीजें ऐसी थोड़ा थी सा जो साइंटिफिक, मेरे थोड़ा ख्याल सा से मैं ज्यादा नहीं गया डिटेल में, तरीका ये भाई वजह बट ये है। आपने जो एक तरह अंदाज की। में बयान किया है जी, ना वो जी। मेरे ख्याल से आम जितने भी हमारे नाजरीन देखने वाले हैं उनको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इस तरह के इश्यूज हर दूसरे घर में मौजूद होते हैं। तो अब हमें उनको किस तरह से रिलेट करना चाहिए, किस तरह से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और प्लीज़ अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें कि हर चीज़ का इलाज सिर्फ मेडिकेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे फोकस हमारा ज़्यादा था कि बहुत और तरीके हैं जिनसे अपने इन सारे मसलों को हल किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि ये जो डिप्रेशन और स्ट्रेस और ये एंजाइटी है, यही सबसे बड़ी बीमारियां हैं जो और मज़ीद चीज़ों को जनरेट कर सकती हैं। तो प्लीज़ इनसे दूर रहें, कोशिश करें कि अपने अंदर और इर्द गिर्द अपने पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएँ, तो इंशाल्लाह सारे जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब। एंड अगेन आपने जितनी भी बातें की, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, वो हम सब के लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी अगर हम इस पर प्रॉपर तरीके से अमल करें। ओके जी, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।